Good morning everyone. Now in this video I have to describe you the most effective and practical part of our constitution that is exist in our society, and some person has a practical knowledge of it, and every person and every law student has a practical knowledge of on that topic is quite important, that is union legislature. ओके सबसे पहले हमें समझे यूनियन लेजिस्लेचर क्या होता है। लेजिस्लेचर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हमारी पूरी कंट्री को चला रही है, वो होती है गवर्नमेंट होती है। अब हर जगह पे पहले जैसे किंग वगैरह होते थे वो चलाते थे, लेकिन अब क्या होती है, हर कंट्री के अंदर अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स एंड 7 यूटी है, लेकिन हमारे जो ये गवर्नमेंट होती है वो उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है यूनाइटरी, एक होता है फेडरल। लेकिन जो हमारे इंडिया के अंदर क्या है, फेडरल सिस्टम है, as we have know in our constitution and also study in our historical background of our constitution, right। सबसे पहले हम देखेंगे यूनाइटरी क्या होता है। आई नो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन इंडिया, बट ऑल द पर्सन हैव रिक्वायर्ड दैट यू नो द मीनिंग, यू नो द एग्जैक्टली द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट दैट इज अराउंडिंग इन फॉरेन कंट्री, दैट इज़ quite important for our judiciary. In a united system of government, laws are typically determined at the national level and most power is held at the national level. उसमें क्या होता है, यूनाइटेड सिस्टम के अंदर जो एक सेंटर होती है, अपने वर्ड्स के अंदर समझाते, एक सेंटर होती है, उस सेंटर और स्टेट जो मोस्टली पावर होती है, सारी सुपीरियर पावर वो सेंटर के पास होती है। जो सेंटर ने लॉ अप्लाई कर दिया वही वहाँ पे स्टेट लेवल के ऊपर अप्लाई होगा, वो द यूनाइटरी सिस्टम। ये कहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है, ये एप्लीकेबल होता है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, चाइना, फाइनलैंड, डेनमार्क एंड नॉर्वे, ठीक है। ये कुछ नेम हैं इनके जहाँ पर यूनाइटरी सिस्टम होता है, और जिसमें क्या होता है, पूरा एक लॉ जो सेंटर लेवल बनेगा वही स्टेट लेवल पे बनेगा। और इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन लाया जाता है, कि जो बनेगा, जो यहाँ पे सेंटर होगी, सेंटर की गवर्नमेंट होगी, वही स्टेट्स को अपना लॉ वो पास आउट करेगी। फिर उसके बाद क्या आता है, हमारे इंडिया की जो दूसरा टाइप्स है वो है फेडरल सिस्टम, जो हमारे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होता है। इसमें क्या होता है, पावर्स डिवाइड होती हैं। सेंटर को तो सुप्रीम पावर होती ही है, लेकिन हर स्टेट की डिवीज़न होती है, हर स्टेट को भी कुछ ऐसी पावर्स होती है जिसके आधार पर वो अपने अकॉर्डिंग कहीं चीज़ों को चला सकते हैं। कहीं पर क्या होता है, जैसे कहीं पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है, जैसे हरियाणा में एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अलग हो जाता है, यूपी में थोड़ा अलग हो जाता है, तो वो जो अलग बना हुआ है यहाँ पे वो उनके स्टेट के जो आगे मिनिस्टर्स जो उनको होल्ड आउट कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग इसको कैसे चला रहे हैं, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट और फेडरेशन लॉज आर डिटरमाइंड एट बोथ द स्टेट एंड द नेशनल लेवल। इन अ फेडरल गवर्नमेंट पावर इज हेल्ड बाय द स्टेट एंड बाय द फेडरल लेवल गवर्नमेंट। द यूनाइटेड स्टेट इज़ द सुप्रीम एज वी एल। इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि हम पे स्टेट ज़्यादा चलाती हैं ना, बट लेकिन फिर भी हमारे इंडिया के अंदर क्या है कि जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा ज़्यादा स्टेट से पावर है, वैसे सभी को पावर्स हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स कैन आल्सो अराइव इफ़ लो एट द नेशनल लेवल। कभी जगह का डिसेंट्रलाइजेशन का क्या सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है, अब कहीं जगह पे स्टेट एग्री नहीं कर रहा और सेंटर एग्री कर रहा है, और कहीं जगह पे स्टेट एग्री कर रहा है और सेंटर एग्री नहीं कर रहा है, विज़ा वर्सा। तो इससे क्या होता है, तो वहाँ पे इस चीज़ों को थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह राइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिबेट्स होनी शुरू हो जाती है। बाकी जो हमारे इंडिया के अंदर है उसमें पावर डिवीज़न होती है, बट कहीं जगह पे इसके एडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि जिससे क्या होता है कि कहीं स्टेट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जैसे हमने एक बार लास्ट हमारी एक वीडियोस थी उसके अंदर हमने रिजर्वेशन कोटा के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो रिजर्वेशन कोटा के अंदर क्या था, कहीं जगह पे ज़्यादा बैकवर्ड क्लास के लोग रहते हैं, कहीं पे ज़्यादा हाई क्लास के लोग रहते हैं, तो इसलिए फिर उनके अकॉर्डिंग, उनके स्टेट के अकॉर्डिंग, उनकी यूटी के अकॉर्डिंग ही हम लोग उनको डिफ़ाइन करेंगे और उनको अपने लॉ उनके एप्लीकेबल करेंगे, राइट। यूएसए का सबसे बड़ा फेडरल सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके आगे के टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ यूनियन पार्लियामेंट। यूनियन पार्लियामेंट क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक बिल्डिंग होती है जिसके अंदर एमपी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ये लोग बैठते हैं और ये लोग डिस्कस करते हैं या डिबेट करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। या कोई बिल पास करना है तो वो पार्लियामेंट के कहते हैं ना, पार्लियामेंट संसद भवन के अंदर इस चीज़ का डिस्कशन चल रही है, तो फिर वो चीज़ होती है, that is parliament, and parliament has a power to make the law, right।
हमने जो यूनियन पार्लियामेंट का टॉपिक है वो हमने ब्रिटेन से लिया गया है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज सेट अप सिमिलरली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद हम आज की बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट ओनली लोकसभा, ओके। प्रेसिडेंट, और इसके अंदर ये बात और होती है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता है, और जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है और हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है, ठीक है। और हम इसके जैसे हमने यहाँ बोला हम डिस्कस करेंगे टॉपिक यूनियन पार्लियामेंट, राइट। जो यहाँ पे यूनियन है, हमने यहाँ पे यूनियन वर्ड यूज़ करते हैं सेंटर की जगह, तो यहाँ पे वर्ड यूनियन पार्लियामेंट का मतलब क्या है, सेंटर, ठीक है। सेंटर लेवल पे जो पार्लियामेंट होती है, और यहाँ पे हर स्टेट की अपनी अपनी पार्लियामेंट होती है, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर, वो तो हमने पहले बता दें, ये लोग जहाँ पास करते हैं वो सब होता है पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद जैसे टॉपिक आता है लोकसभा का, लोअर हाउस इसको कहा जाता है और हाउस ऑफ पीपल भी इसको कहा जाता है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 5 साल की होती है। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ना हमने इसको सबसे पहले हमने क्या किया था लोकसभा के लिए, हमने क्या किया, लोगों को उसमें डिवाइड कर दिया, अपनी पूरी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। फिर हमने बाय द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, इसके ऊपर हमने क्या कहते हैं, इसके थ्रू हमने लोगों को, मतलब लोग वोट डालने लगे। लोकसभा के इलेक्शन के अंदर लोग ही वोट डालते हैं, दैट्स वाई इसको लोकसभा कहा जाता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ क्या आता है, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 552 होनी चाहिए, ठीक है। 530 स्टेट्स के लिए, 20 यूटी के लिए। लेकिन 2 ऐसे बंदे होते हैं जो प्रेसिडेंट खुद इलेक्ट करता है लोकसभा के मेंबर बनने के लिए। वो क्या करता है, कोई ज़्यादा स्कॉलर बच्चे होते हैं, उस बच्चे नहीं बोलेंगे, कोई ज़्यादा स्कॉलर मेंबर्स होते हैं, पर्सन होते हैं, पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उन्होंने कुछ ऐसा किया होता है जिससे स्टेट के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे वो लोग, तो वो प्रेसिडेंट उनको तब नियुक्त करते हैं वो, ठीक है। वैसे अगर रिजर्वेशन सीट्स के आधार पर देखा जाए लोकसभा के अंदर 84 है एससी के लिए और 47 है शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। ये होता है जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या होता है, पहले के सिस्टम में होता है सीक्रेट बैलेट चलते थे। उसमें क्या होता था कि जिसने जैसे लोगों को, मैं हूँ, अगर मुझे बीजेपी के साइड में वोट देना है तो मैं एक स्लिप के अंदर उनका नाम लिख के, एक सीक्रेट बैलेट एक बॉक्स होता था उसके अंदर, जैसे उसके अंदर अपनी स्लिप डाल दूंगा, ऐसे करके जैसे वो पूरा खोल के बाद में जब वो चेकिंग वाले होते हैं वो खोल के नंबर करके ऐसे करते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, इन अ मॉडर्न इरा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी आएगी। इसके अंदर क्या होता है, एक ऐप होता है, उसके अंदर जो हर गवर्नमेंट होती है उनके सिंबल होते हैं, उनके गेस्चर्स मौजूद होते हैं। उनके गेस्चर्स के ऊपर यू हैव टू बी क्लिक्ड ऑन दैट बटन दैट यू हैव टू बी वोटेड फॉर दैट गवर्नमेंट, ठीक है। ये होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वालिफ़िकेशन के लिए। क्वालिफ़िकेशन फॉर द लोकसभा मेंबरशिप, सबसे पहले वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज। नंबर 2, नेम इन द वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। नंबर 4, ही शुड नॉट बी इन डेप्ट, उनको किसी भी प्रकार का कोई मतलब उस पर नहीं, डेप्ट नहीं होना चाहिए। एंड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट, उन्होंने कोई ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मतलब होल्ड किया होना चाहिए। और ना वो कोई क्रिमिनल होना चाहिए, नॉट बी ए क्रिमिनल, किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर उनका नाम नहीं होना चाहिए। एक साउंड माइंड का बंदा होना चाहिए, एक अनसाउंड माइंड का बंदा नहीं होना चाहिए, जिसको कोई डिजीज़ हो या फिर कोई मेंटली प्रिपेयर्ड ना हो, तो वो चीज़ नहीं आएगी। उसके बाद एक पॉइंट आता है हमारे पास कि सबको कन्फ्यूज़न होती है कि जो लोकसभा होती है, जैसे हम बोलते हैं कि लोकसभा है, और एक होता है सेंट्रल लेवल का, वो जो पार्लियामेंट वाले होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा होती है, तो लोकसभा के मेंबर को हम क्या कहते हैं, वो सेंट्रल लेवल का लेवल हो गया। लोकसभा के मेंबर को हम क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन जो उसके बाद जो स्टेट लेवल के ऊपर जब हम आ जाते हैं, स्टेट लेवल पर उसे विधानसभा और विधान परिषद बोला जाता है पार्लियामेंट को। और उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं जिनको वो मतलब नियुक्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एमएलए क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो उनके मेंबर्स होंगे स्टेट लेवल के ऊपर, विधानसभा विधान परिषद के, उन्हें एमएलए बोला जाता है। और जो सेंट्रल लेवल के होंगे उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज़ एमपी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं ओथ कैसे लेते हैं। बिफोर ये लेते हैं, जो ये लोकसभा के मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं और दोनों हाउसेस के सामने लेते हैं ओथ को, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक आता है वोकेशन ऑफ सीट्स।
इनकी सीट्स कब खाली होती हैं, या फिर एक मेंबर खुद अपनी वॉलंटरी अपनी इच्छा से रिज़ाइन करते हैं। विदाउट द परमिशन ऑफ हाउस एब्सेंट फॉर 6, वो बिना किसी हाउस की परमिशन के, ना कोई देर अपने आराम से 60 दिन हो गए वो आया ही नहीं है, ठीक है। उसका जो डिसक्वालिफिकेशन, उसने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी चीज़ को मतलब अनफॉलो कर दिया, लगा लो जैसे कोई फंडामेंटल राइट्स अनफॉलो कर दिया, अगेंस्ट चला गया उसके, और क्या कहते हैं कुछ डायरेक्टली कुछ भी चीज़ ऐसे कर दी जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, तो वो ऑटोमेटिकली वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। उसने स्टेट लेजिस्लेचर की जो सीट है वो क्या कहते हैं मतलब उसने वकेट कर दी, वो ज़्यादा स्टेट मतलब वो क्या कहते हैं एक जगह की सीट छोड़ के वो दूसरी जगह पे जाना चाहता है, मतलब एक लेवल को छोड़ के दूसरी लेवल पे जाना चाहता है, जैसे सेंटर छोड़ के स्टेट पे जाना चाहता है, स्टेट छोड़ के सेंटर पे जाना चाहता है। उसके बाद एक पॉइंट आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या होता है कि जैसे क्या होता है बीजेपी का एक मेंबर है, इस टाइम पे बीजेपी की सरकार है, सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार है, ठीक है, उनके अपोजिशन में कांग्रेस सरकार है। तो बीजेपी वाले जो हैं एमपी होते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, सेंटर की सरकार है, तो एमपी का एक बंदा कहता है उठ के मैं अपनी पार्टी चेंज करना चाहता हूँ, मैं बीजेपी से कांग्रेस पे जाना चाहता हूँ, ये आ जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अगेंस्ट। तो फिर वो बंदा उसी टाइम पूरी उसी चीज़ से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ही डिसक्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस, एज आई अब मैंशनड अब 5 ईयर टेन्योर होता है इनका। उसके बाद एक पॉइंट आता है दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, that is president can dissolve if any member of the house feels that the government in a power doesn't have a majority, then he or she can move the no confidence motion। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे क्या होता है कांग्रेस बोल देती है इस टाइम, जैसे सेंटर पे बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस उनकी ऑपोजिशन है, तो वो बोल देती है पहले तुम अपनी मेजोरिटी दिखाओ कि तुम अपनी मेजोरिटी का प्रूफ करो। अगर बीजेपी वाले अपनी मेजोरिटी का प्रूफ नहीं कर पाते तो वो हो जाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो उस सरकार को उस टाइम के ऊपर रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मेजोरिटी नहीं दिखा सकते, तुम मेजोरिटी से नहीं जीतते हो, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है सेशन ऑफ हाउस, एटलीस्ट 2 सेशन इन ईयर इज़ अ कंपल्शन, बट वैसे 3 सेशन होते हैं, जैसे समर का होता है फ़ैब से मई, मॉनसून का होता है जुलाई से सितंबर, विंटर का होता है नवंबर से दिसंबर, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है क्वोरम। क्वोरम होता है मीटिंग के अंदर मिनिमम मेंबर जो रिक्वायर्ड हैं लोकसभा के अंदर कम से कम 1/10, मतलब 10 में से 1% तो आना चाहिए। जैसे कि अगर 543 मेंबर्स टोटल हैं तो उसमें 55 मेंबर प्रेजेंट होंगे तभी वो वहाँ पे मीटिंग जो है वो शुरू होएगी। उसके बाद पॉइंट आता है सैलरी एंड अलाउंसेस। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं गेट्स 50,000 पर मंथ एंड अलाउंसेस ऑफ 2,000 पर डे फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड कैसे बनता है, वहाँ पे पैसा आता कैसे है? जो नॉर्मल पीपल अपने टैक्सेस पे करते हैं वो सारा टैक्स कंसोलिडेटेड फंड के अंदर जाता है और वहीं फंड से इन लोगों को पेमेंट की जाती है। उसके बाद पॉइंट आता है पावर और प्रिविलेजेस ऑफ लोकसभा। क्या इनको प्रिविलेजेस है, क्या बेनिफिट है इनको खुद को क्या बेनिफिट है कि लोग कोई बंदा जाके मेंबर बने पार्लियामेंट का तो उसको क्या बेनिफिट है? सबसे पहले वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो किसी भी टॉपिक पे स्पीच दे सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, 40 डेज़ तक का इनका टाइम होता है बिफोर और आफ्टर द सेशन। इनको क्या होता है कि सिविल केसेस के अंदर इनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन क्रिमिनल के अंदर इनको अरेस्टेशन मिल जाती है। कैन रेगुलेट इंटरनल अफेयर, और ये रेगुलेट कर सकते हैं। कहीं पर इनको लग रहा है कि यहाँ पे हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत है रेगुलेट करने की, तो वहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम द अटेंडेंस ऑफ जूरस एंड विटनेस, अगर किसी कोई इनके ऊपर केस चल पड़ा है तो वो अटेंडेंस और विटनेस को बोल के वहाँ पे उनकी क्या कहते हैं बोल सकते हैं कि तुम जाओ और तुम जाके मेरा काम कर दो, मेरी जगह अटेंडेंस दे आओ कोर्ट के अंदर। तो ये सब इनको प्रिविलेजेस होती है और पावर होती है। उसके बाद क्या होता है, इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास क्या राइट है, लोकसभा के मेंबर को इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज ही यूज़ करनी है। और लीडर ऑफ हाउस, जो लोकसभा होते हैं वो अपना लीडर बनाते हैं पूरी अपनी इंटरनल उससे करके, वो होता है पीएम बनता है, प्रधानमंत्री। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होता है? जो सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होती है। फिर आता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, पहले सुमित्रा महाजन थी, अभी का मैं आपको सर्च करके बुक वीडियो के बायोडाटा में सेंड कर दूँगा। इट इज़ आल्सो नोन एज द जो ये स्पीकर होता है लोकसभा उसको क्या कहते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा। स्पीकर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। स्पीकर को असिस्ट कौन करता है? डिप्टी स्पीकर, हु इज़ आल्सो, वो भी इलेक्ट किया जाता है लोकसभा के द्वारा। स्पीकर को क्या होता है, स्पीकर सेशन जो अभी मैंने बताए थे, ये 2 सेशन 3 सेशन होने चाहिए, उनको रेगुलेट करता है। और जिसका टर्म ऑफ ऑफिस, जो डेट ऑफ हिज इलेक्शन टिल इमीडिएटली
बिफोर द फर्स्ट मीटिंग हो, जैसे जैसे कोई एक लोकसभा पूरा मतलब एक पार्टी अपना इलेक्शन सेंटर के अंदर जीत गई, तो जैसे उनकी फर्स्ट मीटिंग होगी उसके अंदर वो वोटिंग के थ्रू स्पीकर को नॉमिनेट करेंगे। और वैसे ऐसा होता है कि जो पार्टी जीती है, जैसे स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी उसी के पास होगी, तो उन्हीं में से ही कोई स्पीकर बनता है। और इसके अंदर स्पीकर के लिए इंटरनल वोटिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे रूल, पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर। सबसे पहले रेगुलेट करता है द बिजनेस ऑफ हाउसेस। ठीक है, मीटिंग्स को प्रिजाइड करता है ये, प्रिजाइडिंग ओवर द मीटिंग ऑफ हाउस। नंबर 2, डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन, रिसोल्यूशन एंड मोशन ऑफ एडजर्नमेंट। अगर वो चाहे किसी पॉइंट पे तो मीटिंग को रोक भी सकता है। उसके बाद आता है गार्डियन ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेज। जो राइट्स और प्रिविलेज दी गई है हाउस को, उनका ये पूरी तरह से स्पीकर गार्डियन है। सर्टिफिकेट वेदर बिल इज़ ऑर्डिनरी और मनी बिल, ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, बेशक बिल सर्टिफाई करता है बिल को, जो ऑर्डिनरी होता है या मनी बिल होता है। इसके सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? जैसे एक बिल, एक कोई क्वेश्चन आया, कोई डाउट आया, एक बिल ड्राफ्ट हुआ, लिखा गया एक एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, वो सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा के अंदर, तो लोकसभा ने पहली रीडिंग करी, सेकेंड रीडिंग करी, थर्ड रीडिंग। पहले के अंदर वो लोग गए, उन्होंने कुछ डिस्कस किया, दूसरे के अंदर उन्होंने डिबेट्स करने शुरू किए, तीसरे में उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है अप्रूवल दे देते हैं हम इसको। ये होती है रीडिंग्स। आफ्टर लोकसभा अप्रूवल वो बिल गया राज्यसभा के पास, फिर राज्यसभा ने भी क्या किया, उसको अप्रूव कर दिया। फिर राज्यसभा के अप्रूवल के बाद वो फाइनली प्रेसिडेंट के पास गया, और फिर प्रेसिडेंट अपने हिसाब से उसने देखा कि हाँ ये बिल सही है, तो फिर वो उसको अप्रूव कर देगा और वहीं पे वो बिल एक्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये होता है ऑर्डिनरी बिल। अगर हम मनी बिल की बात करें तो मनी बिल के अंदर क्या होता है कि पहली बात तो वो सिर्फ राज्यसभा के पास डायरेक्ट नहीं जाते होते, वो सिर्फ लोकसभा के पास जाते हैं। लेकिन लोकसभा के इंट्रोड्यूस होने के बाद, उनके अप्रूवल के बाद फिर वो राज्यसभा के पास जाते हैं। फिर राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। राज्यसभा क्या कहते हैं, सीधा उसके बाद अप्रूवल देके अपने साइन करके प्रेसिडेंट को भेजेगा, फिर प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देंगे। ठीक है, और अगर कहीं पे क्या हो, तो कहीं पे वोटिंग चल रही हो, तो अगर कहीं पे टाई हो जाता है तो स्पीकर हैज़ अ राइट टू वोट इन दैट मीटिंग। ठीक है, फिर वह इंटरप्रेट द रूल, उनका जो रूल, कोई प्रोसीजर ऑफ, जैसे कोई प्रोसीजर जो है हमारे पार्लियामेंट के हाउस के अंदर, तो उसको इंटरप्रिटेट करना वो भी स्पीकर का ही काम होता है। उसके बाद आता है कुछ पॉइंट, कैसे सबसे पहले उनको ये देखना है स्पीकर के क्या काम है। डिसिप्लिनरी फंक्शन, कि डिसिप्लिन पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं कोई या नहीं कर रहा, कैसे चल रहा है उनका। और उसके बाद मेंटेन द ऑर्डर इन हाउस, जैसे जो रूल प्रोसीजर्स बनाए गए हैं उनको पूरी तरह से मेंटेन करना। फिर आएगा इनडिसेंट वर्ड, कोई भी बंदा पार्लियामेंट के अंदर इनडिसेंट वर्ड्स यूज़ ना करे। नंबर 4, प्राइमा फेसाई केस, इसके अंदर स्पीकर ये देखेगा कि जो एविडेंस, जो ये बिल ड्राफ्ट करने की बात कर रहे हैं, क्या वो सच में उसके एविडेंस एग्जिस्ट करते हैं, क्या वो चीज़ सच्ची में एग्जिस्ट करती है, वो होता है प्राइमा फेसाई केस। फिर आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके बारे में हम पहले बोल सकते हैं कि जो बंदा किसी भी चीज़ को डिफेक्ट करे, डिफेक्शन में जाएगा, एक पार्टी छोड़ के दूसरी में जाएगा, जो अगेंस्ट द लॉ होगा, तो फिर वो वहाँ पे स्पीकर आएगा, स्पीकर उसको एडमिनिस्ट्रेट करेगा। एडमिनिस्ट्रेट फंक्शन आई एम ऑल्सो मेंशन दैट, कि वो उन चीज़ों को सबको मेंटेन करेगा, देखेगा कैसे होगा, तो ऑलरेडी वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। फिर आता है सुपरवाइजरी कंट्रोल ओवर द पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो वो क्या करते हैं पार्लियामेंट के लिए स्पीकर क्या करेगा, सुपरवाइजरी कंट्रोल करेगा, कमेटीज़ बनाएगा और लोगों को काम बांटेगा कि तुमने ऐसी ऐसी कमेटीज़ के हिसाब से उनको काम बांट देगा, तुमने ऐसे काम करने हैं। तो सुपरवाइजरी कंट्रोल इसमें स्पीकर का ही होगा। प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या होता है, दोनों हाउसेज का आपसी सहमति नहीं हो सकती, तो जॉइंट सीटिंग को प्रिजाइड भी कौन कराएगा, स्पीकर करवाएगा। एडवांटेज ऑफ लोकसभा, क्या है एडवांटेज लोकसभा की? सबसे पहली बात, हाउस ऑफ पीपल, मिरर एंड द वॉइस ऑफ नेशन। हाउस ऑफ पीपल, ये लोगों की आवाज़ है, लोगों के मन में क्या चीज़ है वो लोकसभा के थ्रू ही वो लोग अपना डिसाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट को बनाने वाला, मेकर ऑफ अ गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज द लोकसभा। मे थ्रू गवर्नमेंट एनी टाइम देर इज़ अ कोऑर्डिनल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जैसे अगर हम गवर्नमेंट को देखा जाए किसी भी टाइम में, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं इनमें, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके पास फाइनेंशियल पावर भी होती है लोकसभा के पास, वो मैंने पहले डिस्कस कर दिया है। एजुकेशनल रोल ऑफ द हाउसेज, इनके पास एजुकेशनल रोल भी होता है कि डिबेट्स होगी, कोई डिस्कशन होगी एजुकेशन के रिगार्डिंग, तो उसके अंदर भी सबसे मेन जो इंपॉर्टेंस होगी वो लोकसभा को ही दी जाएगी। कोई ग्रीवियंसीज आ जाता है, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड आ गया, किसी कास्ट सिस्टम से रिलेटेड आ गया, तो उसके अंदर भी लोकसभा का ही इंटरवेंशन होगा। फिर अगर ग्रेटर से इन इलेक्शन ऑफ द
प्रेसिडेंट, इसके अंदर प्रेसिडेंट जो है लोग इन इलेक्शन जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे उसके अंदर भी इंटरनल वोटिंग होती है और उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी लोकसभा का ही होता है। उसके बाद आ जाता है बीजेपी से जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बने, जैसे कुछ स्पेशल होते हैं ना, कुछ स्पेशल स्पेसिफिक मिनिस्टर्स होते हैं, एक टर्म होती है, ग्रुप होता है, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। तो उनके अंदर से भी जो ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में नहीं होता है, ये मैंने पहले बता दिया, ये सब कुछ उसमें होगा। ये सारी एडवांटेजेस हैं लोकसभा की। ये अभी तक का हमारा टॉपिक था यूनियन पार्लियामेंट। थैंक यू।